बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात अपने इख्तिताम को तो पहुँच गए और 21 घंटों की तवील बातचीत के बाद अमरीकी और ईरानी वफूद भी बगैर किसी मुआहिदे के वापस रवाना हो गए। लेकिन इसके बावजूद अमरीका और ईरान ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया और सबसे बड़ी कामयाबी ही ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान अब भी जंगबंदी कायम है। अमरीका की जानिब से दी गई हतमी और बेहतरीन पेशकश से ये इशारा मिल रहा है कि अमरीका अब फैसला ईरान पे छोड़ रहा है। अमरीकी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार होना होगा। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि मसला सिर्फ शराइत का नहीं बल्कि एतमाद का है और हालिया जंगों और माजी के तजर्बात ने उस एतमाद को शदीद मुतासिर किया। इसीलिए ईरान अमरीका को कोई भी ऐसी यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार नहीं जिससे उसका दिफा कमजोर हो। यूं दोनों फरीकों में वक्ती तौर पर डेडलॉक पैदा हो चुका है। ईरानी क़यादत के बयानात से ये वाज़ेह है कि मुतअद्दिद मामलात पर उसूली मफाहमत हो चुकी और सिर्फ चंद बुनियादी निकात पर इख्तलाफ मौजूद था। इसी वजह से सिफारती हलकों में यह तासुर मौजूद है कि बातचीत खत्म नहीं हुई, लेकिन दोनों फरीकैन में मफाहमत भी आसान नहीं होगी। अब आगे का रास्ता 3 मुमकिना समतों में तकसीम होता दिखाई देता है। पहला रास्ता खामोश या बैक चैनल सिफारतकारी का है। यूं इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में दोनों ममालिक में किसी तीसरे मुल्क या खुफिया चैनल्स के जरिए दोबारा राबिते बहाल हों और वही निकात जेर बहस आए जिन पर इस्लामाबाद में इत्तफाक नहीं हो सका। दूसरा रास्ता दबाव बढ़ाने का है। खलीज में अमरीकी अस्करी मौजूदगी और आबनाए हरमुज की गैर यकीनी सूरत हाल ये इशारा दे रही है कि अगर सिफारती पेशरफ सुस्त रही तो अमरीका महदूद नौइयत के इकदाम की तरफ जाएगा और यह मुकम्मल जंग का रास्ता नहीं होगा। लेकिन ईरान पर इस कदर दबाव जरूर डाला जा सकता है कि उसे दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए। इसके साथ साथ इक्तसादी दबाव और पाबंदियों का दायरा भी वसी किया जा सकता है ताकि ईरान के लिए सिफारती रास्ता निस्बतन काबिल कबूल बन जाए। तीसरा रास्ता तवील और सब्र आज़मा है। ईरान के लिए जौहरी प्रोग्राम उसकी दिफाई हिकमत अमली का अहम हिस्सा है, जबकि अमरीका इसे आलमी सलामती के तनासुर में देखता है। इस बुनियादी फर्क के बायस फौरी मुआहिदा मुश्किल दिखाई देता है और ज्यादा इम्कान यही है कि दोनों ममालिक में इत्तफाक राय पैदा होने में कुछ वक्त लगे, जिसमें वक्फे वक्फे से कशीदगी और राबिते दोनों जारी रहे और बतदरीज दो तरफा एतमाद बहाल करने की कोशिश की जाए। इस पूरे सिफारती अमल में पाकिस्तान का किरदार नुमाया रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मेजबानी में दोनों फरीकों का मुज़ाकरात की मेज पे आना खुद एक अहम पेशरफ्त है, जबकि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की जानिब से उम्मीद का इजहार यह जाहिर करता है कि सिफारती अमल अब भी जारी रह सकता है। पाकिस्तान के लिए यह ना सिर्फ एक बड़ी सिफारती कामयाबी है बल्कि खत्ते में एक जिम्मेदार किरदार अदा करने का मौका भी है जिसे आइंदा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हकीकत यह है कि अमरीका और ईरान इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है जहां ना मुकम्मल तसादुम उनके मफाद में है, न फौरी समझौता मुमकिन है। ईरान और अमेरिका दोनों को लचक दिखाना होगी, जिसके बाद एक इब्तदाई फ्रेमवर्क सामने आ सकता है और अगर दोनों फरीकों ने मौक़िफ़ सख्त रखा तो कशीदगी दोबारा बढ़ सकती है, जिसके असरात खत्ते से निकलकर आलमी मईशत तक फैलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार ईरान को करार देते हुए कहा कि वह अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर तैयार नहीं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस नहीं आता तो भी अमरीका को कोई परवाह नहीं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जंगबंदी को बरकरार रखा है। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने निस्बतन नरम लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि अगर अमरीका अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाए और ईरान के हुकूक को तस्लीम करे तो मुआहिदा अब भी मुमकिन है। उनका यह बयान यह जाहिर करता है कि ईरान भी मुकम्मल तौर पर सिफारती रास्ता बंद नहीं करना चाहता और बराबरी की बुनियाद के ऊपर मुज़ाकरात करना चाहता है। पाकिस्तान ने इस तमाम सूरत हाल में अपना सिफारती किरदार बरकरार रखने का इंदिया दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी जारी रखेगा और तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो जंगबंदी के वादों की पासदारी करें। इस पूरे मंजरनामे में अमरीका और ईरान की दाखिली सियासत का भी अहम किरदार होगा। किसी एक फरीक की तरफ से भी अगर सख्त मौक़िफ़ को अंदरूनी हिमायत हासिल हुई तो समझौते की गुंजाइश मजीद कम हो सकती है। इस दौरान अमरीका ने ईरान के बहरी रास्तों की नाकाबंदी का आगाज कर दिया है। यह इकदाम सिर्फ एक अस्करी कार्रवाई नहीं बल्कि एक वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है जिसके असरात खित्ते से निकल कर आलमी मईशत तक महसूस किए जाएंगे। अमरीकी हिकमत अमली के तहत यह नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर आबी गुजरगाह को बंद करने की बजाय एक मखसूस हदफ रखती है जिसका मकसद ईरानी बंदरगाहों की जानिब बहरी आमदोरफ्त को रोकना है, जबकि दीगर बैनुल-अक़वामी जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जा सकती है। इस मॉडल के तहत आलमी तिजारत को मुकम्मल तौर पर मफलूज किए बगैर ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाया जाएगा। अमली तौर पर यह काम अमरीकी बहरिया की मुसलसल निगरानी, जहाजों की शनाख्त और जरूरत पड़ने पर उन्हें रोकने या वापस मोड़ने से किया जाएगा, जबकि बारूदी सुरंगों की मौजूदगी की सूरत में खुसूसी जहाज उन्हें साफ करेंगे। यूं ये सवाल पैदा होना फितरी है
کہ امریکہ اس حد تک کیوں جا رہا ہے۔ حالیہ کشیدگی کے دوران ایران نے خود آبنائے ہرمز کو بطور دباؤ استعمال کیا اور مخصوص جہازوں کو روکنے کے علاوہ اس گزرگاہ سے گزرنے والی بحری ٹریفک پہ ٹول لگانے کا اعلان بھی کیا، جس سے تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ امریکہ اب اسی ہتھیار کو ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ ایران کی برآمدات خاص طور پہ تیل کو محدود کیا جا سکے اور اس پر معاشی دباؤ بڑھایا جائے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایران امریکی شرائط پر مذاکرات کے لیے آمادہ ہو جائے، لیکن اس حکمت عملی کے ساتھ غیر یقینی بھی جڑی ہے۔ ماہرین کے مطابق فوری طور پہ اس ناکہ بندی کے اثرات محدود رہ سکتے ہیں، کیونکہ خطے میں پہلے ہی بحری آمد و رفت کم ہو چکی ہے۔ اس لیے ابتدائی مرحلے میں شاید کم ہی جہاز براہ راست متاثر ہوں، لیکن مارکیٹ پر اس کے اثرات دور رس ہوں گے۔ بڑے سوالات اب بھی جواب طلب ہیں۔ اگر کوئی غیر ملکی جہاز اس ناکہ بندی کو چیلنج کرتا ہے تو کیا امریکہ طاقت استعمال کرے گا؟ کیا امریکہ واقعی یہ تعین کر سکے گا کہ کون سا جہاز ایران کو ٹال دے رہا ہے اور کون سا نہیں؟ اور اگر بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کے دوران امریکی یا اتحادی جہازوں پر حملہ ہوتا ہے تو کیا یہ ایک وسیع تر جھڑپ میں بدلے گا؟ ان تمام سوالات کے واضح جوابات اس وقت کسی کے پاس نہیں ہیں۔ چین نے آبنائے ہرمز کی بحری ناکہ بندی پر واضح اور دو ٹوک رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی عالمی برادری کے مفادات میں نہیں ہوگی۔ چین نے جنگ بندی قائم رکھنے پر زور دیتے ہوئے یہ بھی واضح کیا کہ وہ ایران کو کوئی ہتھیار نہیں بھیج رہا۔ فرانس، برطانیہ سمیت عالمی برادری نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے کی حمایت کی، جبکہ روس نے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ یہ نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو اور اس نے کھل کر امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بحری ناکہ بندی کرنے کی حمایت کی۔ امریکی داخلی سیاست بھی اس فیصلے کے پس منظر میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جنگ پہلے ہی غیر مقبول ہو چکی ہے۔ امریکی شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ اس کے اہداف حاصل نہیں ہوئے۔ ایسے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا کہ وہ ایک طرف ایران پہ دباؤ بڑھائیں اور دوسری طرف مکمل جنگ سے بھی بچیں۔ بحری ناکہ بندی اسی پالیسی کا تسلسل ہے کہ جنگ سے بچتے ہوئے ایران پر دباؤ بڑھایا جائے۔ دوسری جانب ایران نے بھی یہ واضح اشارہ دیا کہ وہ اس دباؤ کو یک طرفہ طور پر قبول نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس پیش رفت پر حیرت کا اظہار کیا کہ مذاکرات کے قریب پہنچنے کے باوجود اچانک ناکہ بندی کی بات کی گئی، جبکہ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ آبی گزرگاہ کے قریب آنے والے کسی بھی فوجی جہاز سے سختی سے برتا جائے گا۔ اس پوری صورتحال کا سب سے بڑا اثر عالمی معیشت پہ پڑ رہا ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی توانائی کی سپلائی لائن سے ایک اہم ترین راستے کے طور پر خود کو منوا چکی ہے۔ وہاں پر کسی بھی قسم کی رکاوٹ روزانہ لاکھوں بیرل تیل کی ترسیل کو متاثر کر سکتی ہے، یہ بھی منوا لیا۔ پہلے ہی جہازوں کی آمد و رفت کم ہو چکی ہے، جس سے توانائی کی قیمتوں میں اضافہ اور منڈیوں میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا، اور تیل کی فی بیرل قیمت ایک بار پھر $103 فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہے۔ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو یورپ اور ایشیا کی مختلف ممالک کی معیشتوں پر دباؤ بڑھے گا، جس کے باعث مہنگائی کی شرح میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ ہے۔ یوں یہ بحران اب صرف ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ ایک عالمی معاشی چیلنج بھی بنتا جا رہا ہے۔ امریکہ یہ امید کر رہا ہے کہ بحری ناکہ بندی سے ایران پر معاشی دباؤ بڑھے گا، جس کے باعث وہ امریکہ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا، جبکہ ایران میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ اس دباؤ کو برداشت کر کے اپنی پوزیشن برقرار رکھے۔ دونوں فریق خود کو بہتر پوزیشن میں تصور کر رہے ہیں، جو کشیدگی میں اضافے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایران کی معیشت پر دباؤ اگر حد سے بڑھ گیا تو وہ مذاکرات کی طرف واپس آ سکتا ہے، لیکن اگر اس نے مزاحمت جاری رکھی تو یہ صورتحال ایک طویل اور غیر یقینی تصادم میں بدلے گی۔ دوسری جانب اسرائیل اپنی جارحیت جاری رکھے ہوئے اسرائیلی قیادت کی جانب سے ایران امریکہ مذاکرات کو اہمیت نہ دینے کے تاثر کے باوجود اس کی عسکری تیاریوں اور قیادت کے بیانیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنگ بندی کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ لبنان میں جاری حملے اور ایران کے خلاف جارحانہ موقف اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ خطہ اب بھی کشیدگی کے دائرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس پورے منظرنامے میں یہ خدشات مزید نمایاں ہوئے کہ آیا دنیا میں ایک بار پھر جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی دوڑ شروع ہونے جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ حالات نہ صرف ایران بلکہ دیگر ریاستوں کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں کہ روایتی دفاعی صلاحیت یا سفارتکاری کی بجائے جوہری ہتھیار ہی تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں جہاں UAE اور سعودی عرب جیسے ممالک پہلے ہی کشیدگی کی زد میں ہیں، اور ان ریاستوں میں اب یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ بیرونی سیکیورٹی ضمانتیں ناکافی ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی جنگ جس کا مقصد ہی ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا تھا، وہ اب ایرانی قیادت میں یہ سوچ پیدا کر رہی ہے کہ جوہری صلاحیت حاصل کر کے امریکی اور اسرائیلی جارحیت سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ خدشہ بھی واضح طور پر موجود ہے کہ ایران اگر اس راستے پر چلتا ہے تو خطے میں ایک وسیع رد عمل سامنے آئے گا۔ سعودی عرب پہلے ہی خبردار کر چکا کہ ایران اگر جوہری ہتھیار بنائے گا تو وہ بھی یہی راستہ اختیار کرے گا، جس کے بعد دیگر علاقائی طاقتیں بھی اس دوڑ میں شامل ہو جائیں گی۔
ईरान का जौहरी प्रोग्राम तवील अरसे से आलमी तवज्जो का मरकज रहा। ईरान ने अगरचे हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसकी यूरेनियम अफजूदगी पुरअमन मकासद के लिए है, लेकिन शफाफियत और निगरानी ना होने के बायस अदम एतमाद पैदा हुआ। 2018 में अमेरिका की जानिब से जौहरी मुआहिदे से अलहदगी के बाद ये बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। हालिया अमरीकी और इजरायली हमलों में अगरचे ईरान के कुछ जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा, लेकिन ईरान के पास मौजूद अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर और उन तक महदूद रसाई ने भी इन खदशात में इजाफा किया है, खासतौर पर ऐसे हालात में जब बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों की ईरानी जौहरी तंसीबात तक रसाई मुतासिर हुई है। आलमी सतह पर भी सूरत हाल कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। इस वक्त 9 ममालिक के पास जौहरी हथियार मौजूद है, जबकि चीन अपने जखीरे को बढ़ा रहा है, फ्रांस भी अपनी सलाहियत में इजाफे की बात कर रहा है, और इस दौरान अमेरिका और रूस के दरमियान न्यू स्टार्ट मुआहिदे का खात्मा इस निजाम को मजीद कमजोर कर चुका है, जो दहाइयों से तवाजुन कायम रखे हुए। तारीखी मिसालें भी इस बहस को तकवीत देती हैं। यूक्रेन ने अपने जौहरी हथियार छोड़े, लेकिन बाद में हमले का सामना किया। लीबिया ने अपना प्रोग्राम तर्क किया तो उसकी हुकूमत खत्म हो गई। शिमाली कोरिया ने जौहरी हथियार बनाने का रास्ता इख्तियार किया और आज तक बैरूनी मुदाखलत से महफूज रहा। ये मिसालें कई रियासतों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। ये कहना अगरचे कबल अज़ वक्त है कि दुनिया लाज़मन एक नई जौहरी दौड़ की जानिब बढ़ रही है, लेकिन मौजूदा हालात ने इस इम्कान को पहले से कहीं ज्यादा हकीकी बना दिया है। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से हालिया दिनों में मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं के खिलाफ मुतनाज़ बयानात ने एक वसी सिफारती कशीदगी को जन्म दिया है। इसराइल का चंद रोज पहले पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद अब जनूबी कोरिया और तुर्की के सुदूर के बयानात पर भी रद्द-ए-अमल कुछ मुख्तलिफ नहीं था। यह सिलसिला महज चंद बयानात तक महदूद नहीं, बल्कि एक बड़े रुझान की अक्कासी करता है, जहां इसराइल को बैक वक्त मुतअद्दिद जमहूरी ममालिक की तनकीद का सामना है और यूरोप से लेकर एशिया तक अवामी सतह पर इसराइली पॉलिसीज के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं और जमहूरी हुकूमतें इस दबाव को मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज करने की पोजीशन में नहीं रही। जनूबी कोरिया के सदर की एक सोशल मीडिया पोस्ट में इजरायली फौज की मुबैना कार्रवाइयों पर सवाल उठाया गया, जिस पर इजराइल ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इजरायली मौक़िफ़ में इसे न सिर्फ गलत मालूमात पर मबनी करार दिया गया, बल्कि इस तनकीद को यकतरफा और सियाको सबाक से हटके पेश करने का इल्जाम भी लगाया गया, जिस पर जनूबी कोरिया ने वाज़ेह किया कि उसका मौक़िफ़ किसी एक फरीक की हिमायत पर नहीं, बल्कि बुनियादी इंसानी हुकूक के उसूलों पर मबनी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस बयान पर भी इजराइल ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिसमें कहा गया कि अगर जंगबंदी ना होती तो तुर्की इजराइल को उसकी औकात याद दिला देता। इजरायली क़यादत ने न सिर्फ इन बयानात को मुस्तरद किया, बल्कि तुर्की की दाखिली और इलाकाई पॉलिसीज पर जवाबी तनकीद की। सोशल मीडिया और आलमी बयानिए में तासुर मजबूत हो रहा है कि इजराइल को बढ़ती हुई तनकीद का सामना है और इसके जवाब में वो ज्यादा जारहाना सिफारती लबो लहजा इख्तियार कर रहा है। नाक़िदीन के मुताबिक यह हिकमत अमली वक्ती दिफा तो फराहम कर सकती है, लेकिन इजराइल को मजीद सिफारती तन्हाई की जानिब भी धकेल देगी। यह सारा मंजरनामा उस बुनियादी हकीकत की जानिब इशारा करता है कि दुनिया इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां ताकत, सिफारतकारी और मईशत तीनों को एक दूसरे से अलग करना मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात अगरचे किसी मुआहिदे पर खत्म नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये हकीकत जरूर वाज़ेह की है कि दरवाजे अब भी बंद नहीं हुए, लेकिन आगे का रास्ता ज्यादा मुश्किल हो चुका है। आने वाले दिन तय करेंगे कि दुनिया एक बार फिर तसादुम की तरफ बढ़ेगी या मफाहमत की तरफ। ये कशीदगी अगर बढ़ी तो सिर्फ एक खत्ते तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि एक बड़े आलमी बहरान में तब्दील होगी, और अगर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा शायद कोई दरमियानी रास्ता निकल आए।